आज की कहानी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की है। ये बात सन 2017 की है। देहरादून में एक थाना आता है, रायपुर। इसी थाना क्षेत्र में तपोवन एनक्लेव कॉलोनी है। इसी कॉलोनी में राजेश अपने परिवार के साथ रहता था। राजेश के पिता प्रेम सिंह राणा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के गांव सबदलपुर के रहने वाले थे। लेकिन कई साल पहले वे उत्तराखंड आकर बस गए थे। यहाँ वे देहरादून की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में नौकरी करते थे। परिवार में उनकी पत्नी, बेटा राजेश और 5 बेटियां थीं। इनमें से 2 बेटियों की शादी हो चुकी थी। सन 2000 में जब उनकी पत्नी की मौत हो गई, तो प्रेम सिंह ने बड़ी हिम्मत से खुद को संभाला। धीरे धीरे उन्होंने अपनी तीनों बेटियों की भी शादी कर दी। राजेश और दीपिका पहले से ही एक दूसरे को चाहते थे, इसलिए सन 2007 में दोनों की शादी करवा दी गई। घर का खर्च चलाने के लिए राजेश ने बाहर ही एक छोटी सी किराने की दुकान खोल ली थी। दीपिका का मायका भी यहीं देहरादून में था। प्रेम सिंह सीधे साधे और समझदार इंसान थे। बेटे बहू के साथ खुश रहते थे। 4 मार्च की दोपहर से ही दीपिका काफी परेशान थी। शाम तक उसकी चिंता और बढ़ गई। जब उसे कोई रास्ता नजर नहीं आया, तो वह सीधे रायपुर थाने पहुंच गई। वहां उसने थाना अध्यक्ष प्रदीप राणा को बताया कि सुबह से उसका पति और ससुर दोनों गायब हैं। पुलिस वाले ने पूछा, तो दीपिका ने बताया कि आज सुबह वे दोनों अपनी सेंट्रो कार से बुलंदशहर जाने की बात कहकर घर से निकले थे, लेकिन ना तो अभी तक लौटे हैं और ना ही उनका मोबाइल मिल रहा है। दीपिका ने यह भी कहा कि उसके 65 साल के ससुर प्रेम सिंह भले ही देहरादून में रहते थे, लेकिन वे कभी कभी बुलंदशहर वाले गांव जाया करते थे। दीपिका से औपचारिक बातें करने के बाद थाना अध्यक्ष ने उसके पति और ससुर की गुमशुदगी दर्ज कर ली। उन्होंने खुद भी राजेश और उसके पिता के फोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन दोनों के मोबाइल बंद ही आ रहे थे। उसी रात करीब 2 बजे डोईवाला थाने की पुलिस इलाके में गश्त कर रही थी। तभी देहरादून हरिद्वार हाईवे पर कुआंवाला के पास सड़क किनारे एक कार खड़ी दिखी। पुलिस पास गई तो देखा कि कार के दरवाजे खुले हुए थे। जब पुलिस ने कार की पिछली सीट पर देखा, तो वहां 2 लाशें पड़ी हुई थीं। दोनों कंबल और चादर में लिपटी हुई थीं और उन पर खून के धब्बे लगे थे। गश्ती दल ने तुरंत फोन करके यह खबर थाना अध्यक्ष राजेश शाह को दी। 2 लाशें मिलने की सूचना मिलते ही वे भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने जांच शुरू की तो साफ हो गया कि दोनों की हत्या बहुत ही बेरहमी से की गई थी। उनके शरीर पर जगह जगह चाकू के वार थे। गर्दन और बाकी हिस्सों पर भी कई चोटें थीं। इतना ही नहीं, दोनों के गले में रस्सी भी कसी हुई थी। थाना अध्यक्ष ने जब इस दोहरे हत्याकांड की खबर ऊपर तक पहुंचाई, तो एसएसपी स्वीटी अग्रवाल, एसपी सिटी अजय सिंह और एसपी देहात श्वेता चौबे तुरंत मौके पर पहुंच गए। अधिकारियों ने जब कार की बारीकी से जांच की, तो उस पर आग से जलने के निशान मिले। इससे साफ हो गया कि हत्यारों ने लाशों को कार समेत जलाने की कोशिश भी की थी। लेकिन यह भी खुलासा हुआ कि हत्या कार के अंदर नहीं हुई थी, बल्कि कहीं और की गई और फिर शवों को यहां लाकर डाल दिया गया था। सुबह होते होते जब लोगों को कार में लाशें मिलने की खबर लगी, तो आसपास के लोग बड़ी संख्या में वहां जमा हो गए, लेकिन कोई भी लाशों की पहचान नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने पंचनामा भरकर दोनों शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। जब कार के बारे में जानकारी निकाली गई, तो पता चला कि वह दीपिका राणा के नाम पर दर्ज है, जो तपोवन कॉलोनी में रहती है। तपोवन कॉलोनी रायपुर थाने के इलाके में आती थी। इसी वजह से थाना अध्यक्ष राजेश शाह ने रायपुर थाने से संपर्क किया। वहां से पता चला कि दीपिका ने अपने पति और ससुर की गुमशुदगी दर्ज कराई थी और यह भी बताया था कि दोनों कार से बुलंदशहर के लिए निकले थे। जब कार में 2 लाशें मिलने की खबर आई, तो रायपुर थाने के प्रभारी प्रदीप राणा को शक हो गया कि शायद यह लाशें वही बाप बेटे की हो सकती हैं। उन्होंने तुरंत संदेश भिजवाकर दीपिका को थाने बुलाया और फिर उसे पोस्टमार्टम हाउस ले गए, जहां शव रखे गए थे। जैसे ही दीपिका ने लाशें देखीं, वह जोर जोर से रोने लगी। थोड़ी देर में उसके मायके और ससुराल दोनों तरफ के रिश्तेदार भी वहां पहुंच गए। दोनों शवों की पहचान हो गई। दीपिका इतनी टूटी हुई थी कि उससे ज्यादा पूछताछ करना मुमकिन नहीं था। बस हल्की फुल्की पूछताछ में उसने इतना कहा कि परिवार की किसी से भी दुश्मनी नहीं थी। अब बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया कि जब दुश्मनी ही नहीं थी, तो आखिर उनकी हत्या क्यों और किसने की। एसएसपी स्वीटी अग्रवाल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी तृप्ति भट्ट और एसओजी प्रभारी अशोक राठौड़ को भी जांच में लगा दिया। पुलिस की संयुक्त टीम हत्याकांड की वजह तलाशने में जुट गई।
जहां कार मिली थी वहां आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि कार पूरे दिन वहीं खड़ी रही थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। इससे साफ था कि हत्या पहले कहीं और की गई और फिर सुबह के समय कार वहां लाकर छोड़ दी गई। इस दोहरे हत्याकांड से पूरे शहर में सनसनी फैल गई। राजेश की बहन गीता की तहरीर पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201 और 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने राजेश और उसकी पत्नी दीपिका के मोबाइल की कॉल डिटेल्स खंगालनी शुरू की। जांच में पता चला कि राजेश के फोन की आखिरी लोकेशन 4 मार्च 2017 की सुबह तड़के लाडपुर इलाके में थी, जो कुआंवाला के पास पड़ता है। यह जानकर पुलिस हैरान रह गई, क्योंकि दीपिका ने तो बताया था कि वे लोग सुबह करीब 9 बजे घर से निकले थे। कॉल डिटेल्स से साफ हो गया कि दीपिका ने पुलिस से झूठ बोला था। अब शक की सुई उसी की तरफ घूम गई। जब पुलिस ने उससे दोबारा पूछताछ की तो वह अपने पुराने बयान पर ही अड़ी रही। इतना ही नहीं, दीपिका ने अपने 8 साल के बेटे नोनू को भी पुलिस के सामने आगे कर दिया। नोनू ने भी वही बात दोहराई कि उसने पापा को घर से जाते वक्त बाएं किया था। पुलिस ने नोनू से अकेले में घुमा फिराकर बात की, यहां तक कि उसे चॉकलेट का लालच देकर भी सच्चाई जानने की कोशिश की। लेकिन नोनू हर बार वही बातें दोहराता रहा। पुलिस को साफ लग रहा था कि जैसे यह बयान उसे पहले से ही रटाया गया हो। शक के आधार पर पुलिस ने दीपिका के घर की अच्छी तरह तलाशी ली, लेकिन वहां ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि हत्या यहीं हुई थी। फिर भी पुलिस को यह अंदाजा जरूर हो गया था कि दीपिका कोई सीधी साधी औरत नहीं, बल्कि बहुत चालाक और शातिर स्वभाव की है। जब पुलिस ने दीपिका के मोबाइल की कॉल डिटेल्स दोबारा खंगाली तो उसमें एक नंबर बार बार सामने आया। 3 मार्च की रात और 4 मार्च की सुबह करीब 5:30 बजे भी उसने उसी नंबर पर कॉल किया था। जांच में पता चला कि यह नंबर योगेश नाम के शख्स का है। योगेश शहर में गांधी रोड पर एक रेस्टोरेंट चलाता था। पुलिस ने जब योगेश के फोन की कॉल डिटेल्स देखी तो उसकी लोकेशन भी उसी जगह मिली जहां से दोनों की लाशें बरामद हुई थीं। अब सारी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ने लगीं। इसी बीच यह भी सामने आया कि दीपिका और योगेश के बीच अवैध संबंध थे, जिन्हें लेकर घर में अक्सर झगड़े होते रहते थे। इतने सबूत हाथ लगने के बाद पुलिस ने दीपिका से दोबारा पूछताछ की, लेकिन इस बार वह सवालों के आगे टिक नहीं पाई। धीरे धीरे असलियत सामने आने लगी। दीपिका उतनी ही चालाक और षड्यंत्रकारी निकली जितनी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। अपने प्रेमी योगेश के साथ जिंदगी गुजारने के लिए उसने पूरा प्लान पहले से ही बना लिया था। इसके बाद पुलिस ने योगेश को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों से पूछताछ हुई तो एक हैरान कर देने वाली सच्चाई सामने आई। दरअसल राजेश से शादी के बाद दीपिका की जिंदगी आराम से कट रही थी। राजेश सीधा साधा और भरोसेमंद इंसान था, जबकि दीपिका इसके बिल्कुल उलट तेज तर्रार और फैशनेबल स्वभाव की थी। करीब 2 साल पहले योगेश रायपुर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में ठेके पर कुछ काम करने आया था। उस दौरान वह जिस गेस्ट हाउस में रुका था वह राजेश के घर के ठीक पीछे पड़ता था। योगेश हरियाणा के करनाल का रहने वाला था और देहरादून में छोटे मोटे ठेकेदारी का काम करता था। वह अक्सर राजेश की दुकान पर भी चला जाता और इसी बहाने जान पहचान बढ़ी। धीरे धीरे दोस्ती इतनी गहरी हुई कि योगेश घर तक आने जाने लगा। दीपिका जब भी छत पर कपड़े सुखाने जाती, योगेश चोरी छिपे उसे निहारता रहता। पहली ही नजर में उसने ठान लिया था कि किसी भी तरह दीपिका को हासिल करना है। राजेश से दोस्ती करना भी उसी प्लान का हिस्सा था। कुछ मुलाकातों के बाद दीपिका ने भी उसकी आंखों में अपने लिए चाहत पहचान ली। धीरे धीरे दोनों की नजदीकियां बढ़ीं और मोबाइल पर बातचीत शुरू हो गई। उधर राजेश को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस दोस्त पर वह आंख मूंद कर भरोसा कर रहा है, वही उसकी पीठ पीछे उसकी इज्जत पर वार कर रहा है। धीरे धीरे दीपिका पूरी तरह योगेश के असर में आ गई और दोनों ने अपने रिश्ते को प्यार का नाम दे दिया। अब दीपिका अलग अलग बहाने बनाकर घर से निकलती और योगेश से मिलने जाती। इस बीच योगेश ने तहसील चौक के पास अपना रेस्टोरेंट खोल लिया और खुद गोविंदगढ़ में रहने लगा। दीपिका ने पति को धोखा देकर योगेश के साथ सपने देखना शुरू कर दिया। एक समय ऐसा भी आया जब उनके बीच सारी हदें टूट गईं। इसके बाद जब भी राजेश और उसके पिता प्रेम सिंह घर से बाहर होते, दीपिका मौका पाकर योगेश के साथ वक्त बिताती। राजेश को जरा भी शक नहीं था कि उसकी पत्नी उसके साथ बेवफाई कर रही है, लेकिन ऐसे रिश्ते आखिर कब तक छिपते।
एक दिन राजेश ने खुद अपनी आंखों से दीपिका और योगेश को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। यह दृश्य देखकर उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने दीपिका की पिटाई की और योगेश को कड़ी बातें सुनाकर पत्नी से दूर रहने की चेतावनी दी। कुछ दिन तक सब ठीक रहा, लेकिन फिर दीपिका और योगेश ने चोरी छिपे मिलना शुरू कर दिया। राजेश से यह बात ज्यादा दिनों तक छिपी नहीं रही। अब घर में आए दिन झगड़े होने लगे। दीपिका चाहती थी कि उस पर किसी तरह की रोक टोक न हो और वह खुलकर अपने प्रेमी के साथ जिंदगी गुजारे। अब वह ढीठ हो चुकी थी। अपनी गलती मानने की बजाय हर बार पति से उलझती। राजेश अपना घर टूटते नहीं देखना चाहता था। वह बार बार बेटे और परिवार का हवाला देकर दीपिका को समझाने की कोशिश करता, लेकिन उसके दिमाग पर कोई असर नहीं होता। हालात यहां तक पहुंच गए कि दीपिका ने तलाक लेकर आजाद होने की इच्छा जता दी। यह सब सुनकर राजेश अंदर तक टूट गया, क्योंकि उसे पत्नी से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। दीपिका अब हर हद पार कर चुकी थी। उसकी बातें सुनकर कई बार राजेश का गुस्सा फूट पड़ता और वह उसकी पिटाई कर देता। लेकिन दीपिका राह से इतनी भटक चुकी थी कि अब वह राजेश को भूलकर योगेश से दीवानगी की हद तक प्यार करने लगी थी। यहां तक कि उसने कई बार योगेश को नकद रुपए भी दिए, जो जोड़कर 2.5 लाख तक पहुंच गए थे। राजेश लगातार मानसिक तनाव से गुजर रहा था। आखिरकार उसने सोचा कि तलाक ही सबसे अच्छा रास्ता है। इस पर दोनों तैयार भी हो गए, लेकिन बेटे को लेकर मामला अटक गया। राजेश चाहता था कि बेटा उसी के साथ रहे, जबकि दीपिका उसे देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। इसी तनातनी के बीच कई बार राजेश गुस्से में दीपिका की पिटाई भी कर देता। जब दीपिका अपनी पिटाई की बातें योगेश को बताती, तो योगेश अंदर ही अंदर बुरी तरह तिलमिला उठता। उसे यह कतई बर्दाश्त नहीं था कि राजेश उसकी प्रेमिका पर हाथ उठाए। रिश्तों की कड़वाहट इतनी बढ़ गई थी कि हालात ये हो गए। दीपिका अपने बेटे के साथ बेडरूम में सोती और राजेश अकेला ड्राइंग रूम में पड़ा रहता। दीपिका अब अपना आचरण बदलने को तैयार नहीं थी और राजेश भी उसकी शर्तों पर तलाक देने के लिए राजी नहीं था। नफरत इतनी गहरी हो चुकी थी कि अब दीपिका विवेकहीन हो गई थी। वह हर हाल में योगेश की बनकर उसके साथ जिंदगी बिताना चाहती थी। योगेश भी इन हालात से परेशान हो चुका था। राजेश के रहते उनका साथ संभव नहीं था, इसलिए दोनों ने उसे रास्ते से हटाने का खतरनाक फैसला कर लिया। लेकिन यह काम अकेले योगेश के बस का नहीं था। उसके रेस्टोरेंट पर पप्पू और डब्बू नाम के 2 युवक अक्सर आते रहते थे। दोनों दबंग किस्म के थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। योगेश उन्हें ज्यादा अच्छे से नहीं जानता था, लेकिन उसे लगा कि वे उसके काम के मोहरे बन सकते हैं। योजना के तहत योगेश ने जल्दी ही उनसे दोस्ती कर ली। फिर पैसों का लालच देकर उन्हें हत्या की साजिश में शामिल कर लिया। दोनों ने बिना झिझक हामी भर दी। इसके बाद योगेश ने दीपिका से 500 रुपए लेकर उन्हें बतौर एडवांस दे दिया। अब दीपिका और योगेश उचित मौके का इंतजार करने लगे। उन्होंने 3 मार्च 2017 की रात राजेश को मारने की योजना बना ली। उस रात प्रेम सिंह अपने कमरे में और राजेश ड्राइंग रूम में गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन दीपिका की आंखों से नींद गायब थी। देर रात करीब 12 बजे के बाद योगेश पप्पू और डब्बू को लेकर घर के पिछले दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। दरवाजा दीपिका ने ही खोला था। वह तीनों को सीधे ड्राइंग रूम तक ले गई। उनके पास पहले से ही गला दबाने के लिए रस्सी थी। राजेश उस समय गहरी नींद में था। पप्पू और डब्बू ने जैसे ही उसके गले में रस्सी डाली, उसकी नींद टूट गई। मौत का एहसास होते ही वह छटपटाकर उनसे भिड़ गया, लेकिन तीनों ने मिलकर उसे काबू कर लिया। इसी बीच दीपिका ने रसोई से 2 चाकू निकालकर उन्हें पकड़ा दिए। पहले रस्सी से गला दबाया गया और फिर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार किए गए। राजेश को हिलने से रोकने के लिए दीपिका ने उसके पैर कसकर पकड़े हुए थे। योगेश के मन में राजेश के लिए गहरी नफरत थी, क्योंकि राजेश अक्सर दीपिका को मारता पीटता था। इसी वजह से सबसे ज्यादा वार उसी ने की। इतने में आवाज सुनकर पास वाले कमरे से प्रेम सिंह बाहर आ गए। अपनी आंखों से यह खौफनाक मंजर देखकर सब घबरा गए, क्योंकि उनका इरादा प्रेम सिंह की हत्या करने का नहीं था। लेकिन अब वे गवाह बन चुके थे। मजबूरी में उन्होंने प्रेम सिंह को भी मारने का फैसला कर लिया। तीनों ने मिलकर उन्हें काबू में किया और चाकुओं से वार कर उनकी जान ले ली। पति और ससुर की सांसें थमते ही दीपिका के चेहरे पर खुशी की झलक साफ दिखी। काम पूरा होते ही पप्पू और डब्बू वहां से निकल गए। इसके बाद दीपिका और योगेश ने मिलकर खून के धब्बे साफ किए और दोनों शवों को चादर और कंबल में लपेटकर कार में डाल दिया।
योगेश चाकू और राजेश का मोबाइल भी अपने पास ले गया। सुबह होने से पहले वह कार लेकर निकल पड़ा। रास्ते में लाडपुर के जंगल में उसने बाकी सामान फेंक दिया, मोबाइल बंद करके अलग कर दिया और कार को कुआं वाला के पास सड़क किनारे छोड़ दिया। कपड़े से कार को जलाने की भी कोशिश की, लेकिन पूरी तरह आग नहीं पकड़ सकी। इस दौरान उसके हाथ पैर भी झुलस गए। काम निपटाकर उसने दीपिका को फोन किया और बता दिया कि लाशें ठिकाने लगा दी गई हैं। फिर वह अपने घर चला गया। उसी प्लान के मुताबिक दीपिका ने अपने छोटे बेटे को भी पहले से सिखा दिया था कि अगर कोई पूछे तो कहना है। पापा जाते वक्त उसे हाथ हिलाकर बाएं कर गए थे। शाम तक दीपिका पति और ससुर के बुलंद शहर जाने की कहानी गढ़ चुकी थी और थाने जाकर उनकी गुमशुदगी लिखवा दी। घर को भी उसने इतनी सफाई से दुरुस्त किया कि पुलिस की शुरुआती तलाशी में कोई सबूत हाथ नहीं लगा। बाद में योगेश की निशानदेही पर पुलिस को खून से सने चाकू और सोफे के कवर बरामद हो गए। सख्ती से पूछताछ हुई तो सच सामने आ गया। 6 मार्च 2017 को पुलिस ने दीपिका और योगेश दोनों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। ये पूरा मामला एक साफ संदेश देता है। झूठ, धोखा और नाजायज संबंध आखिरकार जिंदगी उजाड़ देते हैं। अगर रिश्तों में ईमानदारी और समझदारी होती तो न किसी की जान जाती, न परिवार टूटता। अपनी इच्छाओं या बाहरी संबंधों के लिए किसी की जिंदगी को खतरे में डालना सिर्फ अपराध नहीं, समाज और परिवार के लिए भी भारी नुकसान है। इसलिए विश्वास, संवाद और जिम्मेदारी, ये तीनों हर रिश्ते की बुनियाद हैं। ऐसी सच्ची घटनाएं हमें बार बार याद दिलाती हैं कि सही फैसले लेना कितना जरूरी है। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और हर कदम सोच समझ कर उठाएं,